लोग इसे घोस्ट टाउन कहते हैं। ये खंडहर नुमा इमारतें जो दिख रही हैं यह एशिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र यूनिट की टाउनशिप थी। पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है, बिल्कुल बड़ी बड़ी घासें उगाई हैं, घरों से पेड़ उगने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पलट कर नहीं आया। ये हल्दिया की रेल कोच फैक्ट्री है। 110 करोड़ की लागत और 42.5 एकड़ की ज़मीन पर बनी ये फैक्ट्री इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गई है। लोगों के टैक्स का पैसा यहाँ पर आपके सामने जंग खाता नजर आएगा। इस प्लांट की नींव ममता बनर्जी ने तब रखी थी जब वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री थी। और हम लोग को बोला तो एसडीओ कोर्ट का ऑर्डर है, टेक ओवर करेंगे, अब लोग सब निकल जाएंगे। इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ज़्यादा लोग था पहले। उराल वाला केस हुआ था जब 19-20 के दौरान, तब तो शुभेंदु अधिकारी चेयरमैन थे एसडीए के। 2-3 महीने का हम लोग को पैसा बाकी था और कुछ पैसा नहीं दिया उस टाइम, हम लोग को बाहर निकाल कर दिया। 18 फरवरी 2006 में इसका इनॉग्रेशन होता है। बाहर का आदमी हल्दिया में काम करता है, हल्दिया का आदमी काम नहीं मिलता है। इंडस्ट्री की वजह से लैंड फंसी हुई है, कंपनी ठप हो गई है, लैंड वैसे ही पड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तमाम लोगों को जिनको रोज़गार मिल सकता है उन्हें बेरोज़गारी की तोहमत झेलनी पड़ रही। मेरी एक ओर से हुगली नदी आ रही है और दूसरी ओर से हल्दी। जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं पर बसा है हल्दिया। पोर्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं इसे, और इंडस्ट्रियल हब अगर इसे कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमारी कोशिश थी कि बंगाल चुनाव में हम हल्दिया आएँ और ये समझें जिसे इंडस्ट्रियल हब ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जा रहा है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ पर डेवलपमेंट का स्तर कैसा है। तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, IOCL है, भारत गैस है, लेकिन तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी शुरुआत तो हुई, जिन्हें लैंड भी अलॉट हो गई, लीज़ भी फाइनल हो गई, उन्होंने अपनी शुरुआत भी करी, ढांचा भी खड़ा हो गया, लेकिन ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और उसके बाद 5-5, 10-10 सालों से बंजर ज़मीन पड़ी है, लैंड ऑक्युपाइड है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं। हम उन इंडस्ट्रीज़ तक जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि जो ज़मीन सरकार ने आवंटित करी थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अगर एक इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं चल पाती तो वो ज़मीन बंजर क्यों पड़ी रह गई, क्यों उसे दूसरी इंडस्ट्री को अलॉट नहीं कर दिया गया। क्योंकि हल्दिया के लोगों के 2 मुख्य रोज़गार हैं, या तो वो पोर्ट में काम करते हैं या तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो आइए चलते हैं हल्दिया और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, इनके रोज़गार के साधनों को टटोलते हैं। हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, तब हमारी नज़र पड़ी इस इंडस्ट्री पर जो अब खंडहर बन चुकी है। और इस सब की शुरुआत हुई थी 2005 में। बंगाली कंपनी थी उराल, रशियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था और 98.5 एकड़ ज़मीन लीज़ पर ली थी सरकार से। और 18 फरवरी 2006 में इसका इनॉग्रेशन होता है। और इनॉग्रेशन के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य जो तब के मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, और प्रणब मुखर्जी जो भारत सरकार में उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, वो यहाँ पर आते हैं और तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीदेवी भी आई थी जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था। और आसपास के जो गांव के लोग थे, 200-300 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला था और कंपनी शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद साल आता है 2019 का, जुलाई का महीना था, एकाएक HDA मतलब हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग और आला अधिकारी यहाँ पर, पुलिस फोर्स आती है और इस जगह को सीज़ करती है। आरोप लगता है कि लीज़ इस बात पर, इस वादे के साथ ली गई थी कि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशनल चीज़ें बनाई जाएंगी, लेकिन आरोप लगा कि सिर्फ 5 एकड़ में एक शेड बनाया गया है और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर उस दौरान काम करने वाले व्यक्ति हैं जब 2019 में इसे सीज़ किया गया, तब भी यहाँ पर थे। आप बताएं क्या हुआ था उस दौरान जब इंडस्ट्री बंद हुई है? उस टाइम 2019 में हम लोग के पास खबर आया, जो सुबह आया 8 बजे हम लोग ड्यूटी आया, देख रहा बहुत पुलिस इधर खड़ा है। तो हम लोग बोला क्या है, क्या ऐसे है, अंदर में घुसा हम लोग को बोला जे HDA का, हल्दिया HDA का ऑर्डर है, यह कंपनी बंद कर देंगे, तो बंद करके हम लोग को नौकरी दिला देंगे दूसरा के। इसलिए उस दिन से जुलाई 2019 से ये कंपनी बंद हो गया और हम लोग अभी तक नौकरी नहीं मिला, ऐसा चल रहा। हम लोग खूब पुअर है,
जितना लास्ट तक हम लोग 200 आदमी यहाँ काम करता था। ऐसा है वो लोग कुछ मैंने 2-3 महीने का हम लोग को पैसा बाकी था, पर कुछ पैसा नहीं दिया उस टाइम। हम लोग को बाहर निकाल कर दिया, बाहर निकाल के बोल दिया जब पैसा देंगे, जब कंपनी शुरुआत होगा फिर अब लोग पैसा मिल जाएगा, ऐसा बोला हम लोग तो का। आपसे वादा किया गया था कि आपको पैसा वापस दिया जाएगा, हम जो लोग 3 महीने का बचा था सैलरी। हाँ ऐसा वादा किया था जब पैसा देंगे, किंतु पैसा अभी तक नहीं मिला। देंगे हम लोग इधर जितना ऑफिस है सब ऑफिस में चक्कर काटा, किंतु ऐसा कुछ पैसा नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, उस दौरान ये भी कहा गया था क्या यहाँ से आपको हटाया जा रहा है तो कहीं और नौकरी दी जाएगी? नहीं ऐसा कोई नहीं है। ऐसा बहुत आदमी काम करता था, किंतु किसको नौकरी देंगे? 200 आदमी को तो नौकरी देने पाएंगे ना, है तो 2-1 आदमी को कोई हल्दिया का लीडर नौकरी दे दिया, किंतु और तो इतने आदमी था वो किसी को तो नौकरी नहीं दिया ना। इस वक्त हमारे साथ उराल प्राइवेट लिमिटेड के एक एम्प्लॉई हैं जो उस दौरान काम कर रहे थे जब यहाँ से ये प्लांट बंद होता है। शुरू से बताएं कि मकसद क्या था इसका? इसका मकसद था यह असेंबलिंग प्लांट हेवी व्हीकल का, हेवी ट्रक उड़ालाज का साथ जो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, हम लोग यहाँ बना के मेनली आर्मी को सप्लाई करेगा, ऐसा ही मकसद था। पर हुआ क्या, अल्टीमेटली कुछ काम चल रहा था। उसके बाद 2019 में ऑल ऑन ए सडन यहाँ वो बीडीओ, पुलिस वालों, एसडीए वालों ये सब आ गया और हम लोग को बोला नहीं कोर्ट का ऑर्डर है। एसडीओ कोर्ट का ऑर्डर बता रहा था, तो एसडीओ कोर्ट का ऑर्डर है, अभी ये हम लोग टेक ओवर करेंगे, अब लोग सब निकल जाइए। तो हम लोग का तो ऐसा कुछ करने का नहीं था, हम लोग सबको इन्फॉर्म किया पर कुछ हुआ नहीं, हम लोग सभी को निकाल दिया गया। हम लोग निकाल गया, हम लोग का करीब 3 महीने का सैलरी ड्यू था, ग्रेचुइटी ड्यू था, वो हम लोग को मिला नहीं अभी तक। उसके बाद NCLT वगैरह ये सब कोर्ट केस ऐसा हुआ, HDA वालों उसका अंडर में था, बैंक वालों आ गया, ऐसा ही चलता रहा। बैंक का लोन था क्या कंपनी? हाँ, बैंक का लोन था, वो बैंक वालों आ गया, वो NCLT में केस किया तो उसका भी रिसीवर जो था वो आ गया, ऐसा चलते रहा था। और इसके बीच में सब चोरी वोरी सब हो गया, इसका जो भी सामान था अभी तो देख ही रहा है, सब टूटा फूटा है, पड़ा हुआ है, ऐसा ही चल रहा है और कुछ नहीं है। तो अभी ये ज़मीन किसके अंडर में है? अभी तो मेरा पास जितना था, ये ज़मीन तो एक्चुअली HDA का है, 90 इयर्स लीज का था। तो उसके बाद क्या चल रहा है, केस कहाँ तक गया है, कौन कर रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है। क्या इसकी कुछ जानकारी है क्या, या ये ज़मीन ही मॉर्गेज करके लोन उठाया गया था क्या कंपनी द्वारा? नहीं, ज़मीन का ऊपर कोई लोन नहीं लिया। अच्छा, जितना मुझे जानकारी है 200-300 लोग यहाँ पर, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर नौकरी करते थे, उनका क्या हुआ? नहीं, एक तो सपना था इतना बड़ा एक तो फैक्ट्री बनेगा यहाँ, इसका एसेसरीज भी फैक्ट्री आएगा, ये हम लोग का सपना था। ये बड़ा वाला कुछ गाड़ियाँ का फैक्ट्री, इसका मतलब बहुत आदमी का एम्प्लॉयमेंट होगा। आसपास वाला जो ज़मीन दिया था उन लोग को भी भरोसा था, उन लोग का घर का लड़का लड़की सब यहाँ काम करेगा, काम निकालेगा, पर अल्टीमेटली हुआ नहीं। जो काम कर रहे थे उस दौरान उनका क्या हुआ? वो अपने अपने रास्ते चले गए, उन्हें हटा दिया वो भी चला गया, हटा दिया गया, निकाल दिया हम लोग को, सभी को। मेरे साथ एक शख्स हैं, आप जॉब करते थे यहाँ पर? हाँ जी। हाँ, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे उस दौरान 2019 में? वो शाम करीब 2-2:30 बजे सब BLR फिर सब आया है, पुलिस आके बंद कर दिया काम। हम लोग का बोला काम आज से बंद है। कितनी सैलरी बाकी थी? हाँ, और 3-4 महीने का सैलरी बाकी है, कुछ भी नहीं मिला है, पूरा गैजेट सब बंद कर दिया। तो उसके बाद जब यहाँ से नौकरी से निकाले गए, फिर उसके बाद नौकरी मिली आपको? नहीं, नौकरी नहीं मिली। कितने साल तक नहीं मिली नौकरी? मैं 1.5-2 साल घूम रहा था, फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह पकड़ के मतलब काम आपको कर। यहाँ जब काम कर रहे थे उसके बाद नौकरी जाती, फिर 1.5-2 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं, गांव में थोड़ा इधर उधर काम करके चला लेते थे, क्या करेगा। यही अभी काम मिल गया आपको? काम माने परमानेंट काम नहीं है,
वो जब जितना 3 महीना 4 महीना ऐसा ही होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के ऐसे ही चलता है। अच्छा, एक और बात सर बताइए, जैसे कि मैं एक टेलीग्राफ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहना है कि एचडीए का कहना था कि मिलिट्री व्हीकल बनाने के नाम पर लीज पर ये लैंड ली गई थी, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ असेंबलिंग हो रही थी एक यूनिट लगा नहीं, ये सच नहीं है। कुछ मिलिट्री व्हीकल जैसे हम लोग का रॉकेट लॉन्चर बोल के एक तो आता है आर्मी का, वो रॉकेट लॉन्चर का ऊपर जो रॉकेट फिट होता है वो हम लोग चलाया। बहुत जगह में हम लोग ट्रायल भी दिया था, पर अल्टीमेटली कुछ मैंने ऑर्डर वगैरह कुछ हम लोग का नहीं मिला। ये भी हम लोग का बड़े एक दुख है। अगर आर्मी से कोई ऑर्डर मिलता तो ये बंद नहीं हो सकता। तो ये वो लोग हैं जो उराल प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे, और आपके सामने वो इमारत है जो 2005-06 में बनकर तैयार होती है और आज बिल्कुल खंडहर हो गई है। जो मशीनरी थी वो यहाँ से चोरी हो गई है, थोड़ी बहुत बची होगी, वो बिल्कुल जंग लगकर बिल्कुल बर्बाद हो गई है। जो 150, 200, 300 लोग वहाँ पर उस दौरान काम कर रहे थे, उन्हें निकाल दिया गया एकाएक। 3 महीने से बताते हैं ना उन्हें सैलरी मिली, ना जिनकी ग्रेच्युटी पेंडिंग थी उन्हें ग्रेच्युटी भी नहीं मिली, और एकाएक उन्हें निकाल दिया गया। लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं था। सवाल ये है कि जैसे सिंगूर में होता है आंदोलन कि टाटा का प्लांट इस वजह से नहीं लग पाता क्योंकि वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहित नहीं करी हो पाई। लोगों का कहना है किसानों ने अपनी ज़मीन नहीं दी, लेकिन यहाँ पर ज़मीन मिल गई थी। ये 98.5 एकड़ का लैंड है जो एक्वायर्ड लैंड है, जिस पर कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, और ये 2019 के बाद से ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी भी कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, जिनका लोगों का कहना है कि इन्वेस्टर्स खड़े हैं 400-500 करोड़ 1000 करोड़ लिए, लेकिन उनको लैंड नहीं मिल रही है। 2-2 3-3 साल से उनकी फाइल अटकी हुई है। मेरे पीछे जो इमारत दिख रही है ये रोहित फेरोटेक लिमिटेड की है। फेरस से जुड़े जो एलॉयज़ हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करती थी ये कंपनी, और 2022 तक ऑपरेशनल थी। उसके बाद कंपनी पर लोन बढ़ता है, इंसॉल्वेंसी का मुकदमा होता है, कंपनी बैंकक्रप्ट होती है, मामला एनसीएलटी में पहुंचता है और टाटा स्टील इसे 617 करोड़ की अदायगी के साथ एक्वायर कर लेती है। उम्मीद की जा रही थी जो सैकड़ों लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड थे, जिनकी रोज़ी यहाँ से चलती थी, उन्हें फिर से नौकरी मिलेगी, कंपनी रिवाइव होगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि वो कंपनी के स्तर की बात है, उनका जो भी मामला हो रिवाइव करना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन सवाल ये है कि जैसे मुद्दा ये आता है कि हम इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगा पा रही है, सरकार की ज़मीन एक्वायर नहीं हुई। यहाँ पर ज़मीन एक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जगह भी मुहैया है, लेकिन कंपनी रिवाइव नहीं हो रही है। ऐसे ही उराल का प्लांट हमने देखा, वहाँ पर भी 98 एकड़ की ज़मीन एक्वायर्ड है, वहाँ पर कंपनी लग सकती है लेकिन कंपनी नहीं लगी। बड़े बड़े मंचों से चुनावी मौसम में ये बात ज़रूर कही जाती है, हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। परेशानी बाद में ये बताती है सरकार कि हमें ज़मीन नहीं मिल रही, हम किसानों को हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ज़मीन मुहैया है, फिर भी इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है। तो सवाल ज़रूर उठता है कि आप बड़े बड़े वादे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हालात उतने दुरुस्त नहीं हैं जितने आप वादे करते हैं। प्लांट की नींव ममता बनर्जी ने तब रखी थी जब वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री थी। संक्रैल में प्लांट शुरू होना था, लेकिन वहाँ से वो हल्दिया लेकर आई थी इस वादे के साथ कि यहाँ पर रेलवे के कोचेस बनेंगे। लेकिन आज इसकी क्या तस्वीर है वो आपके सामने है। प्लांट लगा, यहाँ पर ट्रॉलीज लगी हैं, यहाँ पर रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग होनी थी। 42.5 एकड़ की लैंड यहाँ पर ऑक्युपाई करी जाती है, अधिकृत करी जाती है। उसके बाद 110 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये प्लांट बनाया जाता है। रेलवे कोच की पहली खेप भी बनाई जाती है। ये तय होता है कि 50 रेलवे कोचेस हर साल यहाँ से बनाए जाएंगे। लेकिन आज 2026 में जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो तस्वीर क्या है आप हमारे सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रॉलीज लगी हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन मशीनरी लगी थी, लेकिन आज ये बिल्कुल खाली पड़ा है और जो इसका रॉ मटेरियल जो आता था वो बाहर जंग खा रहा है, धूल खा रहा है, सड़ता हुआ दिख रहा है। जो जंग लगता सामान दिख रहा है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है जो अब जंग लग रहा है। प्लांट लगा लेकिन प्लांट चल नहीं पाया और सालों से प्लांट बंद है। देखिए, अगर ये राशि दिखाएंगे, ये जो जहाँ पर वॉश बेसिन जो रेलवे कोचेस में देखते हैं, ये वो है
वो अगर देखेगा वो सीट्स हैं जो सीट्स रेलवे में होती हैं, और ये एक दरवाजे टाइप का कह सकते हैं कि जब बर्थ के ऊपर वाला अगर अपर बर्थ लेते हैं तो ये वो एरिया है जहाँ पे अपर बर्थ होती है ये पूरा। और इसमें यहाँ पर आपको तमाम निशानियाँ मिल जाएंगी, लोगों के हेलमेट दिख जाएंगे कि यहाँ पर जब काम होता था लोग हेलमेट पहनकर काम करते थे, वो ऐसे हेलमेट भी कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये नज़ारा है जो बिल्कुल खंडहर हो चुका है। यहाँ पर कोई कोच बनकर नहीं निकल रहा है, और जो यहाँ पर सामान आया था कोच को बनाने के लिए वो ज़रूर यहाँ पर जंग खाते हुए नज़र आ रहा है। वो आपके पास सामने तस्वीर है। ये रेलवे के सॉकेट हैं। जब आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपकी साइड में ऐसे ही सॉकेट लगे होते हैं। ये रेलवे कोचेस की कुछ निशानियां हैं जो ये बताती हैं। ये अलार्म जो लगा रहता है, यहीं पर एक चेन लगी रहती है जिसमें जब कोई ट्रेन इमरजेंसी में रोकनी होती तो इसी चेन को खींचते हैं। ये अगर राशिद दिखाएंगे, ये विंडो शेड है जो रेलवे के कोचेस में लगी रहती है, और ये सब ऐसे ही यहाँ पर जंग खा रहे हैं। 42.5 एकड़ की ज़मीन एक्वायर की गई, उस पर प्लांट लगाया गया, और अभी भी बहुत रॉ मटेरियल वहाँ पर जंग खा रहा है। इस प्लांट की शुरुआत से अंत तक की कहानी क्या है? वो ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्ट्री है, इन टाइम से वो इधर से हल्दिया से मानुष के लिए वो उसको रेलवे डेमो फैक्ट्री बनाना चाहता है। 2 years ऑलरेडी काम करता है डेमो फैक्ट्री। 2 ईयर काम किया। डेमो फैक्ट्री काम चल रहा है। उसको प्राय 165 स्टाफ उधर से काम चलता है। 165 लोग काम कर रहे थे उसमें। काम करता है। उसको 5 ऑफिसर, 3 आरओ अधिकारिक है, बड़े मिनिमम 10 ऑफिसर से वो उसको रेलवे के काम करता है इधर से। लेकिन वो काम करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे ममता बनर्जी चल गया, डीएमए पेश करके हल्दिया से उठ गया। मतलब कह रहे हो कि जब रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी नहीं रही उसके बाद से ये बंद हो गई? बंद हो गया। 10th चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बहुत चेष्टा करने हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। हल्दिया जो डीएमए के फैक्ट्री वो जो बंद हो गया। लेकिन 2 years 3 years वेट कर रहा है, मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है रेलवे कोच के लिए, जो रेल बंद करना है, बहुत आंदोलन करना है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन करना है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो रात अंधकार में और नाइट से वो जो कुछ वो इंजन है बड़ा जो ये है वो उसको चोरी करके ले चले जाया। मतलब जितना रॉ मटेरियल था सब चोरी करके ले गए चले रेलवे। लेकिन कुछ किया नहीं। वो उसको प्रशासन से बोला मेरा रेलवे इंडस्ट्री जो सेंटर मिनिस्ट्री जैसे ये कमेटी है, ऐसे कमेटी के मेरा लेटर दिया, लेकिन कुछ किया नहीं। तो फिर जब ममता बनर्जी की यहाँ सरकार आ जाती है तब भी कुछ नहीं करती हैं वो? ममता बनर्जी सरकार आ जाती है, बहुत बार लेटर दिया उसको, स्टैंडिंग कमेटी के हमको लेकर बोला जो उसको कुछ करो। रेलवे मिनिस्ट्री सब कुछ देखता है कि जो कुछ करा नहीं। मतलब आपको लगता है स्टेट और सेंट्रल की लड़ाई के बीच में ये इंडस्ट्री पे लोग इसे घोस्ट टाउन कहते हैं। ये खंडहर नुमा इमारतें जो दिख रही हैं, यह एशिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र यूनिट की टाउनशिप थी। प्लान ये था कि जो लोग फर्टिलाइज़र यूनिट में काम करेंगे उन्हें यहाँ पर रहने की उनकी व्यवस्था कराई जाएगी, और 3 टाइप के फ्लैट्स बनाए गए थे, A, B और C। एक ऑफिसर रैंक्स के लिए, एक मिड लेवल रैंक्स के लिए, एक लेबर रैंक्स के लिए। लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। वो यूनिट बंद हो गई है जो फर्टिलाइज़र यूनिट, जिसके लिए बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए, तमाम टेक्नोलॉजीज़ को मिलाई गई, कई देशों से एक्सपर्ट आए उसे सेटअप करने के लिए, लेकिन वो यूनिट नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई ये समझने के लिए हमारे साथ उसी यूनिट के एक एम्प्लॉय हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीनाथ भट्टाचार्य। आप हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र लिमिटेड में? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में। तो कैसे ये बिल्कुल खंडहर बन गया? प्लान तो था एशिया की सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर लगने वाली है। एक्चुअली प्लांट तो बंद हो गया। प्लांट बंद होने के बाद 2003 को जब प्लांट बंद हो गया, उसके बाद इसको ये क्वार्टर्स, ये टाउनशिप, इसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई नज़र नहीं दिया, इसीलिए ये पूरा ख़राब हो गया, कंडीशन ख़राब हो गया। प्लांट की शुरुआत से अंत तक की कहानी क्या है?
प्लांट तो शुरुआत हुआ 1976 को, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने का बाद जब प्रोडक्शन देने के लिए काम शुरू हुआ, उसके बाद 1986 में एक एक्सप्लोशन हुआ हॉटनस्फीयर में, अमोनिया प्लांट में। उसके बाद से ये प्लांट फैक्ट्री कोई अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। फिर प्रोडक्शन हुआ था, यूरिया प्रोडक्शन हुआ, कुछ मिथानॉल प्रोडक्शन हुआ, एमोनिया प्लांट ठीक से चल रहा था। तो उस टाइम ये आपका ज़रूरी था कि एक डिटेल्ड टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये करने के बाद ये फिर से एक बार चलाने का कोशिश कर लिया जाए तो अच्छा होता। और वो काम ठीक से नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट सोचा इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इसके लिए इसके बारे वो 2002 को जब अटल बिहारी वाजपेयी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम ये फर्टिलाइज़र पूरा बंद हो गया। अच्छा, एक साथ में नॉट ओनली हल्दिया फर्टिलाइज़र बट एक साथ में 10 फर्टिलाइज़र फैक्ट्री भारत में बंद हो गया। एक साथ 10 फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बंद? फैक्ट्री बंद हो गया। सिंदरी, तालचे, रामागुंडम, कोरबा, ये सभी को ये नाम रूप सब बंद हो गया। उसके बाद फिर 2-1 फर्टिलाइज़र फिर चालू हुआ, बट नॉट इन द नेम ऑफ HFC, वो तो जॉइंट वेंचर करके चालू हुआ। बस दुर्गापुर, हल्दिया अभी तक इसके गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया चलाने के लिए। अच्छा सर, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र लिमिटेड को सेटअप किया जाता है, जर्मन कंपनीज भी साथ में आती हैं, जापान से भी कंपनी साथ में आती, क्या मकसद था, क्या बनाना चाहती थी सरकार? मकसद तो वह टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना था। तो उन्होंने बोला जो यह आपका कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए बंद हो गया। तो बंद होने के बाद ही सभी बेकार हो गया। इतना इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सभी आपका वेस्टेज हो। क्या मैन्युफैक्चर होने वाला था यहाँ पर? मैन्युफैक्चर होने तो बहुत सारी ये था, प्रोडक्ट था। पहले तो यूरिया था, यूरिया, सोडा ऐश, NPK, मिथानॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, so many products were scheduled to be produced, but कुछ नहीं हुआ आपका। ये सेंट्रल और स्टेट ने मिलकर शुरू किया था या सिर्फ सेंट्रल की एजेंसी से? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, सेंट्रल PSU, CPSU। कितना स्टाफ एम्प्लॉयड था शुरू में? अब शुरू में था मोर देन 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर? ज़्यादा लोग था पहले। उसके बाद जब वो फैक्ट्री जब बंद हुआ उस टाइम 1200 प्लस था एम्प्लॉई ऑफिसर्स मिलाकर। बताते हैं 1300 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए थे। ऑल टुगेदर फर्टिलाइज़र आपका सेक्टर 13 और सेक्टर 8, ये दोनों सेक्टर मिलाकर होगा, इतना ही होगा। अभी उन फ्लैट्स की क्या हालत है? ये फ्लैट्स से हालत आप तो निजा आपका आंखों से देख लिया है। तो सारे फ्लैट्स ऐसे ही हैं बिल्कुल बंजर? नहीं, एक 100 फैमिली है, मोर देन 100 फैमिलीज आर देयर इन सेक्टर 13। वो जो फ्लैट में आपका ऑक्यूपेंट है वो फ्लैट का हाल थोड़ा बहुत ठीक है, और जो खाली है वो तो खंडहर हो गया। तो इसका क्या रेंट वगैरह देना पड़ता है कि कौन मेंटेनेंस इसका कौन देखता है? मेंटेनेंस तो आउटवर्ड मेंटेनेंस तो HFC को करने का ये था, उम्मीद था, पर वो कोई मेंटेनेंस वो नहीं कर रहा है। हम लोगों को करना पड़ेगा, अपना पॉकेट का पैसा खर्च करके हम लोग वो आपका आउटवर्ड मेंटेनेंस, इनवर्ड मेंटेनेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा है। हम लोगों का जो कुछ रुपया था वो उसको रोक दिया, क्योंकि हम लोग इधर क्वार्टर पे है, 3.5 लाख 4 लाख। मतलब पैसा काट लिया है क्वार्टर देने का आप लोगों का? नहीं, वो कुछ रुपया वो डिपॉजिट रखा है, और उसके बाद एवरी 11 मंथ्स द क्वार्टर इज़ गिवन ऑन लीज, 11 मंथ्स लीज। कितने रुपए उसके पड़ते हैं? उसके पड़ते हैं आपका 6,500 7,000। और जब आप लोगों को VRS दिया जाता है उसके बाद फिर क्या होता है? VRS के बाद तो बहुत सारी एम्प्लॉई ऑफिसर्स तो हल्दिया छोड़ के चला गया, इधर रहने का कोई मतलब भी नहीं था। हम लोग जो कुछ आदमी जिसका घर नहीं था, तो जिसका कोई जाने का कोई ठिकाना नहीं था, वो इधर रह गए। आपका दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तब से जब से आपने जॉब छोड़ा है, जॉब छोड़ा क्या है, चली गई,
उसके बाद से क्या कुछ बदला? कोई आया यहाँ पर रिवाइव करने के लिए, इन फ्लैट्स को देखने के लिए? क्योंकि ये तो सरकारी संपत्ति है, आज सड़ रही है बुरी तरह से। एक बार सुने थे रेलवे ले लेंगे, एक पार्ट ऑफ दिस टाउनशिप रेलवे ले लेंगे, उसके बाद और कोई आपका कोई कंसर्न और कोई कंपनी नहीं है ऐसे लेने के लिए। कोई झांकने तक नहीं आता। नहीं, वो सब चोरी हो गया। तो बाद में हम लोग सुना जो सीपीटी उसका लैंड रिटर्न ले लेंगे, तो क्या जाने, वो अभी तक उसका कोई ये नहीं है। ये स्थिति है कि एक कंपनी करोड़ों की लागत लगाकर यहाँ पर सेटअप की जाती है और विदेश की कंपनियाँ उसके साथ कोलैबोरेट करती हैं, उसके लिए बाकायदा टाउनशिप बनती है, बड़ा प्लांट सेटअप होता है। और आज उस टाउनशिप की क्या हालत है वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ये कमरे बने हुए हैं, एक तरह से नशेबाजी का अड्डा बन चुका है। जो भी रैक, दरवाजे, खिड़कियाँ, जो बल्ब, यहाँ पर जो वायर था, ये सॉकेट बॉक्स, ये सब यहाँ से चोरी हो चुका है। ये अगर किचन में आएंगे तो किचन की जो भी एसेसरीज़ थोड़ी बहुत इनबिल्ट होती हैं वो सब, ये पूरा सॉकेट वॉकेट सब निकाल लिया है लोगों ने। जो सीट होती है वॉशरूम, वो सब टूट चुकी है, यहाँ से हटा दी गई है। तो एक तरह से ये नशेबाजी का अड्डा बन चुका है और चोरी चकारी यहाँ पर लगातार होती रहती है। ये पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है, बिल्कुल बड़ी बड़ी घासें उगाई हैं, घरों से पेड़ उगने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पलट कर नहीं आया। जो 1300 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए थे अलग अलग वर्ग के लिए, उनकी ये हालत है, बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं। 20 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है जब ये टाउनशिप बनकर तैयार हुई थी, और उसके बाद से जब से यहाँ से कंपनी जाती है, जब से प्लांट बंद होता है, तब से ये पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो गया है, नशेबाजी का अड्डा बना हुआ है। जो घरों में सामान लगे हुए थे कंस्ट्रक्शन के दौरान, वो सब यहाँ से चोरी हो चुका है और ये जगह पूरा जंगल में तब्दील हो गई है। आज 20 साल हो गए हैं इन फ्लैट्स को बने हुए, और आज फ्लैट्स की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। सरकारी संपत्ति है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए ये बनाया गया था, लेकिन जब यूनिट शटडाउन होती है तो लोगों को वीआरएस दिया जाता है, और जो लोग यहाँ पर रहने के इच्छुक होते हैं, तमाम लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। जो लोग इच्छुक होते हैं उनके 3-4 लाख रुपए रोके जाते हैं, उन्हें वो घर दिया जाता है, लेकिन उन घरों का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। सरकार किसी भी तरह की मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं है। वो लोग अपने एंड पर उसकी देखभाल करते हैं। हर 11 महीने पर 6-7 हज़ार की अदायगी के साथ लीज़ रिन्यू होती है, और वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं जिन लोगों को वीआरएस दिया गया था। और आज उन फ्लैट्स की, सरकार के पैसे की, लोगों के टैक्स से बनने वाली इमारतों की ये हालत है आपके सामने। सर एक बात ये बताइए, जब ये सब कुछ हो रहा था, शटडाउन हो रहा था, इनकी हालत ख़राब हो रही थी इन फ्लैट्स की, तो आप लोगों ने अप्रोच किया स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सबसे बड़ी बात है हम लोग मिनिस्ट्री से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से कई दफ़े अपील किया, ये कुछ कीजिए। जब ये स्टार्ट हुआ 1990 से, जब हम लोग ये पता चला जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एटीट्यूड ठीक ठाक नहीं है चलाने के लिए, रुपये नहीं दे रहा है, तो उस टाइम से हम लोग इसको ले गया दिल्ली मिनिस्ट्री में। तो उसके बाद तो ये BIFR में चला गया। तो BIFR में जो जितना हियरिंग हुआ, हम लोग गए थे उधर, मिनिस्ट्री से मीट किए थे। ये कारखाना बंद होने के बाद भी हम मिनिस्ट्री से मीट किया। क्या बोल रहे थे वो कुछ नहीं बोला, हम लोग देख रहे हैं। एक दफ़े एप्लीकेशन भी हमसे लिया, वो इसके इधर कोई कंपनी आ जाएगा, कारखाना फिर चलेगा तो आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग सोचेंगे। तो उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। और जिस लैंड पे वो प्लांट लगा हुआ था उसमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया? बिल्कुल उधर कुछ नहीं है। एंटायर फैक्ट्री जो था उसको डिसमेंटल कर दिया। तो उसके बाद 84 एकर्स लैंड तो IOC ले लिया है, और अभी एक पार्ट स्लाइस ऑफ द लैंड वो आपका टाटा पावर को दे दिया, और 175 एकर्स सब लैंड अभी बाकी है अनयूज्ड। हम लोगों को तो कोई पेंशन नहीं दिया, पेंशन नहीं है, इसीलिए तो सभी को बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम में आपका दिन आपका ये पास कर रहा है। ये हालत है। जो फ्लैट्स बनाए गए थे, जो टाउनशिप यहाँ पर बनाई गई थी, वहाँ पर अब सूअर मंडराते हैं,
और यही हालत है यहाँ पर। जैसे शाम होती है, आसपास के जो लोग आते हैं, यहाँ पर अट्टेबाजी होती है, यहाँ पर नशे का अड्डा बन चुका है और बिल्कुल ये घर बंजर हो गए। ये अगर राशिद दिखाएं, ये देखिए घर से पेड़ उगा हुआ है, ये देखिए ये हालत है इसकी। ये खंडहर में तब्दील हो चुकी टाउनशिप कई कहानियाँ बयां करती है। एक और लोग घरों के लिए परेशान हैं, लोगों के छत पर उनका आशियाना नहीं है, छत नहीं है, और दूसरी ओर सैकड़ों फ्लैट्स इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, सरकारी संपत्ति इस तरह से बर्बाद हो रही है। इतनी ज़मीन आपके हल्दिया में खाली पड़ी है। हल्दिया को एक इंडस्ट्रियल हब मानते हैं वेस्ट बंगाल का, और यहाँ पे लोगों का रोज़गार सबसे बड़ा यही है कि वो इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। चाहे उराल ले लीजिए, चाहे रोहित फेरो ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र का जो प्लांट लगने वाला था, जो एशिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट था, ये ठप पड़ गया। एक तरफ लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन लैंड क्लियरेंस में फंसे रहते हैं और सालों उनकी फ़ाइल फंसी रहती है, और दूसरी तरफ एकर्स ऑफ लैंड पड़ी है, बंजर पड़ी है, मशीनरी लगी है, जंग खा रही है, लोगों को लैंड नहीं मिल रहा। मामला क्या है? देखिए मामला यही है, एक टीएमसी जो गवर्नमेंट आया है, एक टीएमसी गवर्नमेंट ने 15 साल में पूरा हल्दिया का बर्बाद कर दिया, हल्दिया को। तो इन लोग का जो लीडर लोग है, ट्रेड यूनियन का जो लीडर लोग है, ऐसा गुंडागर्दी करता है हर कंपनी में। तो ये गुंडागर्दी करने का कारण में ही ये लोग सब इधर से भाग जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे ज़मीन अभी खाली है, इंडस्ट्री चला गया है, और वो ज़मीन दूसरा लोग को देने भी नहीं चाहता है। क्यों? जिसका नाम में अलॉट हुआ है तो वो क्लियरेंस नहीं देगा तो दूसरा कंपनी को कैसे देगा है, एक बात है। और एक बात है, इधर जो लैंड का जो ओनर है वो हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एचडीए, तो एचडीए का जो चेयरमैन है ये इधर का नहीं है, ये बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी है। तो इसका हल्दिया का व इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक गांव का एक टीचर लोग है, एक एमएलए है, वो गांव का एमएलए था, तो गांव से लेके उसको इधर इंडस्ट्री में बैठा दिया है। मगर जो ये उराल वाला केस हुआ था जब 19-20 के दौरान, तब तो शुभेंदु अधिकारी चेयरमैन थे एचडीए के। है वो तो अब तो चालू था, उसके बाद तो बंद हो गया। उसके बाद 2019 में बंद हुआ है, 2020 के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इधर आए हैं बीजेपी में। बीजेपी तो आया है, तो गवर्नमेंट का टाइम में तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, शुभेंदु अधिकारी क्या करेगा? ये गवर्नमेंट पॉलिसी जैसा उसको ऐसे ही चलने पड़ता है। लैंड को लेके क्या पॉलिसी है? लैंड को लेके पॉलिसी है, लैंड तो देता है। तो आपका जो सीपीएम का जो गवर्नमेंट था, तो वो गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनी को लैंड दिया था, होने वाला भी था। वो एक कैल्स रिफाइनरी बोल के एक लैंड दिया था, बहुत बड़ा लैंड। वो वामफ्रंट चला गया, सीपीएम का सरकार चला जाने का बाद ये लोग तो नहीं चालू किया है इसको। ऐसा ये मांगता है कि ये कागज़ क्लियरेंस नहीं है, वो नहीं है। इसलिए क्या है, उसका जो बाउंड्री वॉल को जो ईंटा है ना, वो भी खोल के लेके चला गया। ईंटा तक चुरा ले गए लोग। ईंटा भी चुरा लेता है, वो मिट्टी भी चुरा लेता है। अच्छा। मशीन लेके गाड़ी लगा के मिट्टी भी चुरा लेता है। पहले तो सरकार को दिखता नहीं है क्या ये सब? नहीं, सब कुछ देखते नहीं। हमारा जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर है, एचएफसी बोलता है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर का, जो एशिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर प्लांट लगने वाला है। हाँ, उसका प्लांट का जो मशीनरी है 2 साल से चोरी हो रहा है। 2 साल लग गया, चोरी होता जा रहा है। चोरा होता है 2 साल। हम हमारा ट्रेड यूनियन का पैड में, सेंट्रल में भी बहुत चिट्ठी लिखा है, विजिलेंस में लिखा है, लोकल पुलिस एसपी सब इन्वॉल्व हो गया। 2 साल से उसको गैस काटर दे के, क्रेन लेके टेलर में माल उठाता है, सब आदमी देखता है, कोई रुकता नहीं है। कोई रुकता नहीं है, सबको पैसा मिलता है। यही तो हाल है वेस्ट बंगाल का। एक इतना बड़ा इंडस्ट्री पूरा, अभी लैंड पूरा खाली है। अभी कुछ दिन पहले मिट्टी भी चोरा लेता है, कुछ जगह में बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, वो भी काट के लेके चला जाता है। और जो फ्लैट्स बने थे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर वाले, वो भी अब तो उसको भी दर्जा जंगला भी सब खोल के सब लेके, बिल्कुल जर्जर हो गए। खिड़की विड़की सब खोल के लेके चला गया। अभी भूत बंगलो है उसको बोलता है। लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया क्या है? इधर पोर्ट है, मेन पोर्ट से तो 2-3 हज़ार लॉरी घुसता है। या तो पोर्ट है या तो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री में जो आदमी लोग रिक्रूटमेंट होता है, वो भी पैसे के विनिमय में होता है।
पैसा दे के बाहर का आदमी आता है, लोकल आदमी नहीं होता है, लोकल आदमी को नहीं लेते हैं? नहीं लेता है लोकल आदमी। कारण क्या है दादा? कारण टीएमसी पैसा लेके आदमी घुसाता है, बाहर का आदमी हल्दिया में काम करता है, हल्दिया का आदमी काम नहीं मिलता है, हल्दिया का आदमी बाहर काम करने जाता है। हल्दिया का आदमी बाहर स्टेट में जाता है। हल्दिया में जो फैक्ट्री बंद हुई उसके बंद होने के पीछे तमाम कयास लगाए जाते हैं। जो यहाँ पर रेलवे कोच बंद हुआ उसके बंद होने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि जब रेल मंत्री थी ममता बनर्जी तो वो यहाँ पर प्लांट ले आई, लेकिन उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो केंद्र में सरकार बदल जाती है और ये प्लांट ठप हो जाता है। उनको केंद्र से मदद नहीं मिल पाती, जिससे जिन लोगों का यहाँ से रोज़गार जुड़ा था उनकी नौकरी जाती है। वो प्लांट जो 42-42.5 एकड़ का प्लांट था वो वैसे ही ठप पड़ा हुआ है। वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो जंग खा रहा है। ये रिपोर्ट हमारी एक कोशिश थी ये समझने के लिए कि जिस शहर को इंडस्ट्रियल हब ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थिति क्या है। जो लैंड तमाम कंपनियों को अलॉट की गई थी और उसके बाद वो कंपनियां बंद हो गई, वो ज़मीन जो सालों से पड़ी है उसकी स्थिति क्या है, वो क्यों किसी और कंपनी को अलॉट नहीं की जा सकती है जिससे औरों को रोज़गार मिल सके। रेलवे प्लांट जो तमाम मशक्क़तों के बाद यहाँ पर लाया जाता है वो 2-3 साल ऑपरेशनल रहता है, उसके बाद वैसे ही ठप पड़ा है। वहाँ का रॉ मटेरियल अभी भी जंग खा रहा है। तो हमारी कोशिश थी ये समझने के लिए, क्योंकि सिंगूर का जब प्लांट लगने वाला होता है तो ये तमाम मशक्क़त इस बात पर होती है कि ज़मीन अधिग्रहित कैसे की जाए। और यहाँ पर तो तमाम ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है लेकिन वो वैसे ही पड़ी है, वो बंजर ज़मीन पड़ी है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये रिपोर्ट एक कोशिश थी कि आप लोगों को ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराया जाए, क्योंकि बड़े बड़े मंचों से ऐलान किए जाते हैं कि हम आएंगे तो इंडस्ट्री लगा लेंगे, मगर हमें लैंड नहीं मिलती। यहाँ पर तो लैंड आपके पास है लेकिन फिर भी इंडस्ट्री नहीं लग रही। एक इंडस्ट्री की वजह से लैंड फंसी हुई है, कंपनी ठप हो गई है, लैंड वैसे ही पड़ी है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तमाम लोगों को जिनको रोज़गार मिल सकता है उन्हें बेरोज़गारी की तहमत झेलनी पड़ रही। तो ये रिपोर्ट एक कोशिश थी। आगे इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।